बीते 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहे इसराइल और हमास की जंग में अब तक बहुत कुछ हुआ। गजा एक जीवित कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। 50,000 से ज्यादा बेगुनाहों का खून बह गया जो लगातार जारी है। इसके अलावा तनाव कम होने की उम्मीद तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन इस जंग को लेकर इसराइल के अंदर खाने भी बहुत कुछ चल रहा है। अब तक तो इसराइली आवाम ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध में दिख रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसराइल की कैबिनेट भी जैसे दो धड़ों में बट गई हो। जी हाँ, दरअसल गजा में इसराइल और हमास की जंग को लेकर इसराइली कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार की नीतियों के बारे में राजनीतिक और सैन्य रैंकों के बीच बड़ी असहमति सामने आई है। यानी सैन्य अधिकारियों और इसराइल की कैबिनेट के बीच में बड़ी असहमति सामने आई है। बताया जा रहा है कि असहमति पहले से ही चल रही थी, लेकिन हाल ही में हुई कैबिनेट सिक्योरिटी की एक और बैठक में ये खुलकर सामने आ गई है। मामला यहां तक बढ़ गया कि फौज के अधिकारियों और इसराइल कैबिनेट के मंत्रियों के बीच तीखी जुबानी बहस हुई और फिर लंबी बहस के बाद बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे ही ये मीटिंग खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि गजा में चल रही जंग के मामले में सेना के अधिकारियों और कैबिनेट के बीच अलग अलग राय है, जिस पर एक सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये असहमति की स्थिति क्यों है। बताया जा रहा है कि गजा में इसराइली फौज के अगले ऑपरेशन को लेकर ये इख्तिलाफ या असहमति के हालात बने। इसके अलावा गजा में इंसानी इमदाद या मानवीय सहायता को लेकर भी दोनों पक्षों में मतभेद की स्थिति है। इसराइली अखबार इसराइल हायोम के मुताबिक बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी मौखिक बहस हुई, जिसमें हिस्सा ले रहे अधिकारियों ने अपनी आवाज उठाई। गजा पट्टी में चल रही जंग के मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता न हो पाने के कारण इसराइली सेना को एक बार फिर अपनी तैयार की गई योजनाओं को अपडेट करने और सरकार के मंत्रियों के दृष्टिकोण के हिसाब से प्रस्तावों के साथ लौटने की जरूरत है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या फौज को सरकार के प्लान के हिसाब से चलाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इसराइल ने बीते 2 मार्च को ही गजा में मानवीय सहायता पर रोक लगा दी है, जिससे गजा पट्टी में हालात बेहद खराब हो गए हैं। नेतन्याहू सरकार पर जनता का दबाव भी है और विपक्ष भी मजबूती से सरकार की युद्ध नीतियों का विरोध कर रहा है। देखना ये होगा कि विद्रोह आखिर किस ओर रुख करता है। गाजा में इसराइल हमास के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई में अब तक सफलता प्राप्त करने में विफल रहा है। इसराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों में बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है, लेकिन इन हमलों से महज 1 या 2 हमास के लड़ाके मारे जा रहे हैं, जबकि कई निर्दोष नागरिकों की जान जा रही है। हाल ही में हमास के एक स्नाइपर ने गाजा के उत्तरी इलाके में एक जंग के दौरान इसराइली सेना की 79वीं बटालियन के एक टैंकर चालक को गोली मारकर हताहत कर दिया। यह बटालियन मजाज आर्मर्ड ब्रिगेड का हिस्सा है। मृतक सैनिक के परिवार को सूचना भेज दी गई है, लेकिन अभी तक उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया। इसराइली सेना के एक बयान के मुताबिक इस घटना में यहां लोम यूनिट के एक अधिकारी और उसी बटालियन के एक रिजर्व सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जामिर ने चेतावनी जारी की कि अगर जल्द ही बंधकों की रिहाई नहीं होती तो इसराइल गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज कर सकता है। यह घटना उसी इलाके के पास हुई जहां शनिवार को हमास ने इसराइली सेना के एक बिना कवच वाले वाहन पर हमला कर दिया था, जिसमें 3 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में हमास के लड़ाकों ने बम गिराकर एक और सैनिक को मार डाला था। इसराइली अधिकारियों के मुताबिक गाजा में अभी तक 59 बंधक हैं, जिनमें से 58 को 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा दक्षिणी इसराइल पर किए गए हमले के दौरान पकड़ लिया गया था। आईडीएफ की माने तो इन बंधकों में कम से कम 35 लोगों की मौत की संभावना जताई जा रही है। इसराइल हमास में सीज फायर के बाद इसके पहले चरण में बंधकों और कैदियों के आदान प्रदान में सब कुछ ठीक चला, लेकिन इसके बाद दूसरे चरण में इसराइल ने हमास पर उल्लंघन का आरोप लगाकर जबरदस्त बमबारी की, जिससे यह समझौता टूट गया। वहीं दूसरी ओर हमास का आरोप था कि इसराइल धमकी के दम पर चाहता था कि हम बंधकों को छोड़ दें, लेकिन वो कैदियों की रिहाई न करें। हमास ने उस दौरान कोशिश की कि दोनों के बीच सीज फायर कायम रहे, लेकिन इसराइल ने जबरदस्त बमबारी से गाजा में तबाही मचा दी। हमास के साथ इस संघर्ष में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है, जहां अब तक 805 सैनिक मारे जा चुके हैं और 5427 घायल हुए।
वहीं 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 51,000 से अधिक फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी भी गाजा के लाखों लोगों को उम्मीद है कि अंधेरा छटेगा तो उजाला जरूर होगा। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर न सिर्फ इस्राइल बल्कि अमेरिका पर भी हूती ग्रुप के द्वारा आक्रमण किया जा रहा है। हूती ग्रुप इस्राएली शिप, अमेरिकी शिप और यहां तक कि इस्राइल के कई शहरों को अपना निशाना बना रहे हैं। इसके पीछे के कारण के रूप में वो हमास पर और गाजा पर अत्याचार को वजह बता रहे हैं। देखना दिलचस्प हो जाता है कि आखिरकार इस युद्ध में, इस संघर्ष में आखिर इस्राइल या फिर हमास को कब तक कामयाबी या कैसा नुकसान झेलना पड़ता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मसले पर बातचीत चल रही है जो बेहद संवेदनशील मोड़ पर है। कहा जा रहा है कि ईरान इस मामले में स्थायी फैसले पर पहुंचने के लिए और समय चाहता है। अब इस समय के बीच ईरान क्या करेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जहां एक ओर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है तो वहीं दूसरी ओर रूस के साथ एक बड़ी डील ईरान ने कर ली है। जी हाँ, मॉस्को और तेहरान ने हर साल 55 बिलियन क्यूबिक मीटर रूसी गैस की आपूर्ति पर एक समझौता किया है। ईरान और रूस के बीच इसके लिए द्विपक्षीय वार्ता हो गई है। रूसी ऊर्जा मंत्री सरगेई सिविलेव ने शुक्रवार को ईरानी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद कहा कि ऊर्जा कंपनियां वर्तमान में कीमतों पर बातचीत कर रही है। यानी समझौते पर दस्तखत हो गए हैं, लेकिन कंपनियां कीमतों के लिए एक दूसरे से संपर्क में है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सौदा $4 बिलियन का हो सकता है, जो ईरान और रूस के व्यापारिक रिश्तों को एक नई दिशा दे सकता है। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रूस ने ईरान में एक नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए वित्तीय मदद का भी वादा किया है। ये कदम ईरान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी एक ओर अमेरिका के साथ परमाणु मसले पर बातचीत हो रही है तो वहीं दूसरी ओर रूस के साथ परमाणु ऊर्जा मामले में एक बड़ी डील ईरान ने कर ली है। हालांकि ये समझौता अमेरिकी प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी एजेंसी यानी IAEA की निगरानी के तहत होगा, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस डील को ईरान के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका ईरान को दुनिया से अलग थलग कर देना चाहता है। रूस और ईरान दोनों मुल्कों पर पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंध लगे हैं। रूस का ईरान के साथ सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद दोनों ममालिक एक दूसरे को कई क्षेत्रों में मदद पहुंचाते हैं। कहा जा रहा है कि ईरान के परमाणु केंद्रों में भी रूस का बड़े स्तर पर हस्तक्षेप है और उन्होंने ईरान के दक्षिण में बुशहर में एक परमाणु रिएक्टर बनाने में मदद की, जो ईरान का पहला केंद्र भी है। ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें अन्य देशों से गैस आयात करनी पड़ती है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ईरान में निवेश की कमी हुई और इसका खामियाजा उन्हें इस तरह से भुगतना पड़ा। इसके अलावा ईरान की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ा, लेकिन ईरान ने आपदा में अवसर खोजा और कई क्षेत्रों में स्वनिर्मित तकनीकी बना डाली। यही वजह है कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए दूसरे मुल्कों पर निर्भर नहीं होना पड़ा। रूस की मदद के बावजूद ईरान ने खुद ही परमाणु तकनीकी विकसित की और इस हद तक बढ़ा दी कि हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने यह माना कि ईरान के पास 7 परमाणु बम बनाने की ताकत है, जिसे वो जल्द ही बना भी लेगा। अब रूस ईरान ऊर्जा समझौते के बाद अमेरिका के साथ चल रही ये बातचीत किस ओर रुख करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।